युवाओं के भविष्य को अंधकार में धकेलने के लिए नकल जहाज छेड़ने का प्रयास कर रहे हैं। धामी जी, मुझे पता है आप मेरी एक एक वीडियो को देखते हो, आप एक एक शब्द पर गौर करते हो। मैं कहता हूँ कि अगर कुर्सी बचानी है सबसे पहले सलाहकार बदलो। अंकुश लगाने के लिए देश का सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया है, जिसके परिणाम स्वरूप पिछले 4 वर्षों में 25,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। इस कानून के लागू होने के पश्चात हमने वर्ष 2022 के बाद से अब तक 100 से अधिक नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया है, परंतु कुछ लोगों को ये रास नहीं आ रहा है। आज हमारे युवा नौकरियों में अवसर पा रहे हैं, इसलिए युवाओं के भविष्य को अंधकार में धकेलने के लिए संगठित होकर पेपर लीक कराने के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। कोचिंग माफिया और नकल माफिया एक होकर राज्य में नकल जहाज छेड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जांच से पहले ही प्रदेश में अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं आप सभी उन सभी नकल माफियाओं को, उन जिहादियों को बता देना चाहता हूं कि हमारी सरकार राज्य में नकल माफियाओं को जब तक मिट्टी में नहीं मिला देगी तब तक हम चैन नहीं करेंगे। बचा के रखो। ये सरकार इतने मोटे चमड़ी की है, इसके चमड़ी को पिघालने में समय लगेगा, इसलिए बचा के रखो। भ्रष्टाचार का पैसा खा खा करके, दलाली कर करके इनकी चमड़ी मोटी हो चुकी है, इसलिए एनर्जी बचाने पड़ेगी। और किसी को ये लगता है कि कोई भी लड़ाई एक दिन एक रात में जीती जाती है, तो ये गलत फहमी दिमाग से निकाल दो। क्योंकि पूर्व में भी बहुत से पुराने छात्र हैं जिन्होंने महीने महीने तक आंदोलन कर रखा है। यहाँ पे जब इन लोगों ने ग्रुप सी में यहाँ पर सेवा जन कार्यालय की जो अनिवार्यता थी, जब वो समाप्त की 2018-19 में, तब हमने 1 महीने तक लगातार संघर्ष करा। और उस 1 महीने में पता गिरफ्तारी कितने दिन हुई? 18 दिन 1 महीने में गिरफ्तारी हुई। 18 दिन 1 महीने में 18 बार गिरफ्तारियां हुई। तो संघर्ष आसान नहीं है। पर मैं कहना चाहूंगा, युवा साथियों से कहना चाहूंगा कि आप बात को सुनिए, बात की गंभीरता को सुनिए कि क्या होने वाला है। कल आप लोगों ने उदाहरण देख लिया होगा उस षड्यंत्र का कि सरकार किस प्रकार से षड्यंत्र करती है। सरकार किस प्रकार से षड्यंत्र करती है, उस पर जाना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा। मैंने कल यहीं पर इसी मंच से कहा था कि अगर हमारे साथ दैवीय शक्तियां होगी, ईश्वरीय शक्तियां होगी, तो वो एक्सपोज हो जाएंगे, उनकी वीडियो भी आ जाएगी, उनके बयान भी आ जाएंगे। और उसके बाद आए, क्योंकि ईश्वर हम सबके साथ है, क्योंकि हम सबकी नीयत साफ है, हम सबकी नीयत साफ है। जो बच्चे हरिद्वार से लाए गए थे कोचिंग के, स्कूल के, अभी हरिद्वार का एक दोस्त आया था उसी के आस पड़ोस का, वो कह रहा था कि एक मेरे पड़ोस की में रहते हैं, उनकी एक बिटिया है जिसका फर्स्ट सेमेस्टर है, वो भी गई। और उनके माँ बाप आज उस कॉलेज में जा रखे हैं उनसे जवाब लेने कि तुमने हमारे बच्चों को कैसे भेज दिया। ये हकीकत है। तुम्हें पता है कि यहाँ के सूचना विभाग में 600 करोड़ का बजट क्यों रखा गया है? जो मीडिया मैनेज कर सके। ठीक है, मीडिया वालों को बुरे मानने की बात नहीं है, बहुत से ऐसे मीडिया है जो बहुत अच्छे तरीके से आवाज को उठाते हैं। और रात 11:30 बजे प्रेस करी तो यहाँ पर भीड़ लग गई थी। पर धामी जी मीडिया मैनेजमेंट के ही थ्रू कल उस मैसेज को दिल्ली पहुंचाना चाहते थे। जो हरिद्वार से लोग लाए गए थे, उनका वीडियो बन गया था। वो आपने देखा है कैसे नारे लगा रहे हैं। वो अमित शाह जी को दिखाना था, मोदी जी को दिखाना था कि देखो जी, वो तो बस बॉबी पवार है और वो उनके कुछ चुनिंदा लोग हैं, वो तो हमेशा विरोध करते हैं। बच्चे तो ये हैं जिन्होंने पेपर दिया, बच्चे तो ये हैं जो ये बोल रहे हैं कि पारदर्शिता से परीक्षा हुई है, बच्चे तो ये हैं सारे।
पर वो बच्चे अभी इंटर करके जा रखे हैं, ये भूल गए। इनका सलाहकार कौन है? धामी जी मुझे पता है, आप मेरी एक एक वीडियो को देखते हो, आप एक एक शब्द पर गौर करते हो। मैं कहता हूं कि अगर कुर्सी बचानी है सबसे पहले सलाहकार बदलो। किससे सलाह लेते हो? किससे सलाह लेते हो? किससे सलाह लेते हो? क्या कोई इतने अनपढ़ है कि ग्रेजुएट लेवल का पेपर है और उसके लिए तुमने फर्स्ट सेम और सेकंड सेम बीए, बीएससी और बीकॉम वालों को ला रखा? ये सलाह किससे ली? दूसरी सलाह ये है कि जब तुमने उनको लाया, अरे बोल देते भाई घर के कपड़े पहन के आना, वो ड्रेस में ले आए, टाई पहन रखी। कुछ बच्चों के बस्ते टांग रखे, हमारे पास वीडियो है, देख लो। कुछ बच्चों ने बस्ते टांग रखे। मैं कहता हूं सलाहकार बदलो। क्यों? ये सिंगल एग्जाम्पल नहीं है। आज कहीं कुआं वाला साइड कार्यक्रम था, हमारे 20-25 साथी यहां से गए। अब पता नहीं इनके इंटेलिजेंस ने बताया, इनके एलआईयू ने बताया, हमारे लोग उस होटल के बाहर पहुंचने वाले थे घेराव करने, वहां पर बीएल संतोष भी थे इनके केंद्र से आ रखे, तब तक वहां से निकल गए। हमारे कुछ साथी गए थे घेराव करने, पर वहां पर जवाब दिया उन्होंने, क्या बयान दिया कि हम नकल जिहाद को नहीं पनपने देंगे। क्या तरीका है? कौन सा जिहाद है? ये पढ़े लिखे युवा है, ये जानते हैं कि जिस अनपढ़ राजनीति तुम करते हो, जिस तरीके की डराने की राजनीति तुम करते हो, ये इससे नहीं डरने वाले या विचलित होने वाले, मार्ग से भटकने वाले नहीं है। बेरोजगार का मतलब क्या है? क्या हिंदू लोग बेरोजगार नहीं है? क्या मुस्लिम लोग बेरोजगार नहीं है? क्या सिख ईसाई बेरोजगार नहीं है? बेरोजगार का सबसे बड़ा धर्म है, अगर उसे रोजगार मिल जाए तो वही है, वो कोई भी हो। तुम कहते हैं कि नकल जिहाद नहीं पनपने देंगे, तो जो मनराल जी हैं, जो पिछले बार जो गिरफ्तार हुए थे, जिनके साथ आपके खनन के पट्टे साथ चलते हैं, वो कौन सा जिहाद था? कौन सा जिहाद था वो? पूछना चाहता हूं मैं। जिनके साथ तुम्हारी पार्टनर चलती है खनन के लिए, खनन जिहाद है ना? तो ये जिहाद क्यों पनप रहा है? देखिए साथियों, गंभीर मामला है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, मैं कल भी दिन भर यहाँ रहा, मैंने नहीं बोला। मैं चाहता हूं कि नए नए लड़के आए, अपनी बात को रखें, हमारी बहनें आए, अपनी बात को रखें, और राज्य आंदोलनकारी आए, वो अपने पीड़ा को बताएं कैसे राज्य बना। पर मैं इसलिए बोल रहा हूं कि गंभीरता से लेने की जरूरत है। आंदोलन को तो लड़ना पड़ेगा। अभी नवरात्र चल रहे हैं ना, देख लेते हैं। अगर नवरात्रों में भी इन्होंने कोई ऐसा वो नहीं किया 1-2 दिन में, आज विकास नगर में कितनी बड़ी तादाद में युवा साथी सड़कों पर उतरे और पुतला दहन किया, वो हमारी जीत है, वो हमारी ताकत बन गई है। आज श्रीनगर गढ़वाल में कितनी बड़ी तादाद में, आप वीडियो देखना शाम को अगर सोशल मीडिया पे देखोगे, कितनी बड़ी संख्या में श्रीनगर में लोग सड़कों पर उतरे। आज अल्मोड़ा में कितनी बड़ी संख्या में उतरे। परसों पिथौरागढ़ में हुआ, हल्द्वानी में भी हुआ, और चंपावत में कल हुआ, कितनी बड़ी संख्या में थे। आप ये मत सोचो कि आप ही यहाँ संघर्ष कर रहे हैं, प्रदेश का एक युवा संघर्ष कर रहा है अपनी जगह पे। मुझे फोन आया कल, उत्तरकाशी वालों ने आज वहाँ संघर्ष किया, बल्कि उन्होंने तो आज वहाँ पर बहुत हंगामा किया, और आज वीडियो फुटेज उनकी है। कल मुझे फोन आया था, कल बड़कोट में भी कोई विरोध प्रदर्शन होने वाला है। कल मुझे फोन आया, कल ऋषिकेश में भी विरोध प्रदर्शन होने वाला है। और सबसे बड़ी बात, हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में कल से कुछ युवा साथी भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं। ये आप लोगों की जीत है, हम अकेले नहीं लड़ रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ आते हैं, हमारी कुछ मातृशक्ति जो बहनें हैं यहाँ पर आई हैं, उनको हम नहीं कहते कि तुम रात को यहाँ रहो, तुम सुबह 7 बजे आ जाओ। आप आइए, 10, साढ़े 10, 11 बजे आप आइए, शाम को अपना 5-6 बजे निकल जाइए। युवा साथी जो कंटिन्यू नहीं कर सकता है, वो आइए, रात को तो कुछ आज रुकिए, कुछ कल रुकिए, कुछ परसों रुकिए, इस तरीके से कुछ दिन के लिए चलाना पड़ेगा इस धरने को। यहाँ पर लोग अपने आप आ रहे हैं।
भोजन की व्यवस्था करके जा रहे हैं, तुम्हारी पानी की व्यवस्था करके जा रहे हैं। उनके अंदर भी पीड़ा है। अभी तक मैं एक राज्य आंदोलनकारी को कहते हुए सुन रहा था, जो मोहन सिंह रावत जिनका नाम था, उनका भी कल बेटा आंदोलन में आया था, उनके अंदर भी पीड़ा है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ यहाँ दिखावे के लिए आ रहे, उनके बच्चे भी आंदोलनों में हैं। यहाँ कुछ वर्दीधारी है बाहर, अरे उनके बच्चे भी आ रखे हैं, आप पूछिए, हमसे पूछिए। अरे भाई उनके बच्चे भी आ रखे हैं। आप क्या सोच रहे हैं कि सब सिस्टम ठीक हो जाएगा? मैं तो एक बात मानता हूं, मैं परीक्षा निरस्त करने का सहयोगी या समर्थक मैं तभी हूं यदि सीबीआई जांच होती है। यदि सीबीआई जांच नहीं हुई, परीक्षा निरस्त करा के कोई फायदा नहीं है। मैं बता रहा हूं, परीक्षा निरस्त करा के कोई फायदा नहीं है अगर सीबीआई जांच नहीं होती है। इन लोगों की जड़ें बहुत गहरी है। और मैं एक बात कहना चाहूं, अगर स्टाम्प पेपर पे किसी ने लिखाना है तो लिखा लो आज। अगर सीबीआई हुई, अधिकारी तो अधिकारी, नेता तो नेता, अधिकारी और नेताओं की बीवियां, उनकी पत्नियां भी रडार पर आएंगी, मैं बता रहा हूं। इनकी जड़ें इतनी गहरी है और हमें पता है, पर एविडेंस नहीं मिल रहे ना। अगर एविडेंस हाथ लग जाते तो इनके पत्नी का पोस्टर या तस्वीर यहां लगाता, दिखाता ये है। और ये हमें पता कि हो रहा है, कर रहे हैं, कौन कौन कर रहे हैं। तो इसलिए कह रहा हूं कि पेपर रद्द करने का फायदा तभी है अगर सीबीआई जांच होती है। अब दूसरा पॉइंट, पेपर रद्द क्यों नहीं कर रहे हैं? धामी की कुर्सी खतरे में पड़ी हुई है, वो तो हाथों हाथ पेपर निरस्त कर देते। कुर्सी खतरे में है, इस बात को ध्यान में रखो। उन्हें यह भी अल्टीमेटम है कि भाई अगर ज्यादा दिन तक ये चला तो तुम्हें बदल देंगे। पर उससे बड़ा डर क्या है मैं बताता हूं। कुर्सी से भी, कुर्सी का खतरा है, पर उस कुर्सी के खतरे से भी बड़ा एक डर है। इस परीक्षा में बहुत बड़े स्तर पर बहुत ज्यादा लोगों से पैसे ले रखे हैं, 15-15 लाख रुपए, बहुत लोगों से। वो इतनी मोटी रकम है कि अगर परीक्षा निरस्त कर दी तो धामी आज उन्हें वापस नहीं लौटा पाएगा। और अगर वापस नहीं लौटाए, परीक्षा निरस्त हो गई, कोई बॉबी पवार के पास आएगा, कोई राम कंडवाल के पास आएगा, कोई मीडिया बंधुओं के सामने आएगा और बोलेगा मेरे से पैसे लिए थे, इनकी पोल खुल जाएगी। इसलिए ये लोग ना परीक्षा रद्द कर पा रहे हैं, ना सीबीआई जांच कर पा रहे हैं। पर आप लोगों की अगर एकजुटता रही, परीक्षा निरस्त भी होगी, सीबीआई जांच भी होगी। और सीबीआई जांच केवल यूकेएसएससी की नहीं, सीबीआई जांच केवल यूकेएसएससी की नहीं, एक दूसरा भी आयोग है इनका भाई, बड़ा भाई, एक बड़ा भाई है। जब छोटा ही नालायक हो गया तो बड़े से ही सीखा होगा, बड़े से सीखा होगा। सीधी सी बात है, सीधी सी बात है, क्योंकि संगत का असर होता है। संगत का देखो, अरे यार बच्चों के, मैं कह रहा हूँ भाई, इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बड़ा भाई नालायक था, उसकी संगत में आकर छोटा भाई भी नालायक हो गया। अभी मैं ये पूछना चाहता हूँ आप सबसे, सहायक सांख्यिकी अधिकारी का पेपर किस किसने दिया था? सहायक सांख्यिकी अधिकारी का पेपर किसने दिया था? किसने दिया था? क्या क्वालिफिकेशन मांगी थी? कंप्यूटर मांगा था? ओ लेवल मांगा था? 100 नंबर का पेपर था कंप्यूटर का। उसमें कितने नंबर लाने थे कंप्यूटर में? 40 पैसे फर्स्ट वाला था उसमें। तो फर्स्ट वाला छोड़िए, कंप्यूटर की बात करिए। 40 नंबर लाने थे कंपलसरी या नहीं? भले ही नंबर नहीं जुड़ते आपस में, 40 नंबर लाने थे। अब देखिए जी, बड़े भाई की हरकत देखिए, बड़े भाई की हरकत देखिए। अभी 18 तारीख को एक रिजल्ट निकलता है, ये आंकड़े गौर से देखिए। और देखिए, तुम यहाँ पे सोच रहे हो कि तुम्हारा पेपर लीक हो गया, यहाँ तो लीक के होने के बाद रिजल्ट भी आ गया। मैं बता रहा हूँ, तुम ये देखिए, सहायक सांख्यिकी अधिकारी का जो पेपर हुआ था,
उसमें 300 नंबर का पेपर था, 200 नंबर जो सब्जेक्टिव था, 100 नंबर कंप्यूटर था, ओ लेवल मांगा था शायद, और उस कंप्यूटर में यह कहा गया था कि 40 नंबर कंपलसरी लाने हैं, क्वालिफाई जो था, और वो नंबर आपस में नहीं जुड़ेंगे, वो अलग बात है, मेरिट में नहीं जुड़ेंगे अलग बात है, पर 40 नंबर क्वालिफाई था। अब बड़े भाई की हरकत देखिए, कितना वो बेईमान है, कितना वो नालायक है। रोल नंबर है 800410, रोल नंबर है 800410। ये ओबीसी का कैंडिडेट है, ये ओबीसी का कैंडिडेट है। और पता कंप्यूटर में इसके कितने नंबर है, कितने होंगे? कंप्यूटर में इसके नंबर है 7। अब सुनो, कंप्यूटर में इसके नंबर है 7 और इसका फाइनल रिजल्ट में नाम आ रखा है। इसका फाइनल रिजल्ट में तुम कह रहे लीक हो रहा है, अरे लीक नहीं हो रहा, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। अब सुनो, इतना ही नहीं है, अब तुम नारे लगाओगे जब मैं नाम बोलूंगा। मैंने अभी कैटेगरी बोली, इसके नंबर बोले, इसका रोल नंबर बोला, अब नाम का उच्चारण करूंगा नवरात्रों के समय पे। अब नाम का उच्चारण करूंगा नवरात्र के समय पे। नाम है मनोज सिंह धामी, नाम है मनोज सिंह धामी। अब बोलो पेपर चोर कौन है? पेपर चोर कौन है? पेपर चोर, पेपर चोर, पेपर चोर। सुनो, अब क्या होगा, ये जो मैं बोल रहा हूँ हमारी आईडी पे चल रहा है, इनका पूरा आईटी सेलेक्टिव है। एसएसपी अजय सिंह देख रहे हैं, ड्रोन भी आए हैं। धामी जी के जो लोग हैं जिन्हें जनता के टैक्स से सैलरी जाती है, वो लोग देख रहे हैं, काम उनका करते हैं। अब बोलेंगे बॉबी पवार के खिलाफ नकल रोधी कानून के तहत मुकदमा दर्ज करो, अफवाह फैला रहे हैं। अब ये बोलेंगे, मैं कहता हूँ आप कंप्यूटर का भी रिजल्ट निकालो, फाइनल रिजल्ट निकालो और रिटर्न का भी रिजल्ट निकालो, उसमें चेक करो 800410 मनोज सिंह धामी ओबीसी कैंडिडेट 7 नंबर कंप्यूटर में है और फाइनल सिलेक्शन दे रखा है, जबकि 40 नंबर कंपलसरी थे। कौन लिख कर रहा है? अब सुनिए, एक रोल नंबर है 804117, एक रोल नंबर है 804117, ये भी ओबीसी का कैंडिडेट है, ये भी ओबीसी का कैंडिडेट है। आप पता है इसके नंबर कितने हैं? इसका नाम बोल देते हैं, पहले इसका भी नाम बोल देते हैं। वो तो था मनोज सिंह धामी, पर ये केवल है मनोज सिंह, ये भी मनोज सिंह है। वो मनोज सिंह धामी था और ये मनोज सिंह है। क्या 4 जगह जैसे खालिद ने पेपर भरा था, क्या इसने ऐसा ही तो नहीं भर रखा था? मुझे भी नहीं लग रहा, पर ऐसा नहीं लगेगा जो सिलेक्शन दोनों का हो रखा। भाई किसको ज्वाइनिंग दोगे आप? एक ही को तो दोगे। अब सुनो, इसके कितने नंबर होंगे? कितने होंगे? सुनो, हो गया। मैंने जब सुबह पूरी लिस्ट चेक करी कंप्यूटर टेस्ट में जिन लोगों ने प्रतिभाग किया, तो मुझे रोल नंबर उसमें मिला ही नहीं। इसने पेपर ही नहीं दिया कंप्यूटर का, इसने पेपर ही नहीं दिया और सिलेक्शन फाइनल सिलेक्शन ले रखा है। अब सुनो भाई लोगों, सुनो, अगला रोल नंबर है 800386, 800386। ये SC कैटेगरी का व्यक्ति है और इसका नाम है सत्येंद्र सिंह। इसके कितने नंबर होंगे? इसके नंबर है 29।
इसके नंबर है 29। पर जहाँ 40 नंबर कंपलसरी मांगे हो वहाँ पर इन लोगों का जो सिलेक्शन है संदिग्ध है या नहीं है, घपला हुआ है या नहीं हुआ है, ये तो मैं सुबह यहाँ से, जब मैं यहीं में रात भर था और 2-3 दिन से, मतलब रात को 2-3 घंटे सो रहे हैं, तो मैं सुबह यहाँ से जब कार्यालय तक गया वहाँ मैंने लिस्ट बनाई। पर अगर अब जांच पड़ताल करनी पड़ेगी इसकी भी, मुझे निकलता बहुत कुछ निकल कर आएगा। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं। तो जब दोनों आयोग लीक कर रहे हैं तो फिर भर्ती किसकी करनी पड़ेगी? धामी की भर्ती तो हो गई 7 नंबर पे। भाई इतना लीकेज तो उन ठेकेदारों ने भी नहीं किया। अगर इस प्रदेश में एक दूसरा भ्रष्टाचार है सबसे बड़ा, हमारी पुष्पा बहन यहाँ पर बैठी है, जिला पंचायत बहुत प्रचंड बहुमत से जीती है, 3333 वोटों से जीती है। स्वाभिमान मोर्चा की ये महिला शक्ति है, 3333 वोटों से जीत दर्ज की है। इन्होंने एक मुद्दा उठाया और उसके लिए भूख हड़ताल की, कई आंदोलन किए। जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार, अगर पूरे प्रदेश का भ्रष्टाचार खोला जाए तो भाई उसमें बहुत भ्रष्टाचार किया है। पर उन ठेकेदारों ने भी इतना लीकेज नहीं छोड़ा कि कहीं से इतना लीक हो जाए जितना लीक ये आयोग हो रहा है। वो भी इतने लीक नहीं हो रहे जिन्होंने करोड़ों रुपए अंदर कर दिए हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि ये जांच क्यों नहीं करवाना चाह रहे हैं और ये सीबीआई की एंट्री क्यों नहीं करवाना चाह रहे हैं। अब ध्यान से सुनना, कल मैं भी अखबार पढ़ रहा था, मेरे घर वालों ने अखबार पढ़ा होगा, मेरे रिश्तेदारों ने अखबार पढ़ा होगा, मेरे मंगेतर ने अखबार पढ़ा होगा, मेरी बहनों ने, मेरे भाई ने, मेरे दोस्तों ने अखबार पढ़ा होगा। उसमें क्या लिखा था कि अब बॉबी पवार पर भी कसेगा शिकंजा। भाई मैं तो धन्य हो गया, आज तक इतने सालों में हम संघर्ष करते रहे। तुमने सीबीआई इसलिए नहीं लाई क्योंकि तुम्हारे लोग फंस रहे थे, तो भाई अब क्यों देर कर रहे हो? अब तो बॉबी पवार फंस रहा है। आप नवरात्रि में सीबीआई ले आइए, आप दिल्ली से सीबीआई को देहरादून पहुंचाइए इस नवरात्रि की शुभ अवसर पर, और पहली जांच नवरात्रि के दिन से बॉबी पवार की शुरू करिए और उसके बाद बॉबी पवार के बाद वो जांच फिर आगे बढ़नी चाहिए। हम नहीं कहते कि पहली जांच तुम नकल माफियाओं की कराओ, पहली जांच बॉबी पवार की कराओ। बिल्कुल, बॉबी पवार से शुरुआत करके आप जांच को आगे बढ़ाइए। और जैसा मैंने कहा, अधिकारी तो अधिकारी, नेता तो नेता, इनकी पत्नियां भी रडार में आएंगी और आएंगी। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है, पूरे उत्तराखंड में अलग अलग जनपदों, अलग अलग विकास खंडों में हमारा संपर्क सबसे हो रहा है। अपने अपने स्तर पर सब लोग विरोध प्रकट कर रहे हैं और ये हमारे लिए सकारात्मक बात है कि हम यहाँ पर अगर तप रहे हैं तो लोग भी संघर्ष कर रहे हैं। ये केंद्र है, केंद्र मतलब सेंटर तो गैर शरण है, पर ये केंद्र है आंदोलन का या राजनीति का या कोई भी देहरादून। यहाँ की चिंगारियों के कारण और जगह आग जल पाई है। यहाँ अगर आग बुझा दोगे तो सब जगह आग बुझ जाएगी। इस आंदोलन को चलाना है, आप लोगों के साथ तय किया जाएगा। हमने पहले दिन लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन को पूरा किया, दूसरे दिन लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन को पूरा किया, आज तीसरे दिन लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन को पूरा किया। कितने दिन और वेट करना होगा? आप बता दीजिए, कितने दिन और लोकतांत्रिक तरीके से चलेंगे? बताओ। तरीका लोकतांत्रिक ही रहेगा, सुनो, तरीका लोकतांत्रिक ही रहेगा, परंतु अपनी एक्टिविटी और अपनी आक्रामकता बदलनी पड़ेगी और बदलेंगे। ये युवा है, इनके सब्र की तुम परीक्षा मत लो। ये वो युवा है, अगर इसको उल्टा पड़े तो वायु, और वायु जब चलती है तो ठीक है, चलते रहती है,
पर जब वो रौद्र रूप लेती है तो आंधी बन जाती है, और जब आंधी तूफान आता है तो अच्छे अच्छे उड़ जाते हैं, वो कोई भी हो। तो मैं कहना चाहूँगा उत्तराखंड सरकार इस बात को गंभीरता से ले। ये युवा कलम पकड़ने वाले युवा है, ये युवा किताब उठाने वाले युवा है। अगर इन लोगों के साथ तुम लोगों ने न्याय नहीं किया तो सबसे पहली पंक्ति में हम लोग मिलेंगे। तुम्हें लाठी चार्ज करना हो बॉबी कुमार पर करनी होगी, त्रिभुवन चौहान पर करनी होगी, मोहित डिमरी पर करनी होगी, या अन्य संघर्षशील राम कंडवाल पर करनी होगी, सुरेश सिंह पर करनी होगी। तुम्हें गोली मारनी है तब भी हमारे सीने से भेद कर बाहर निकालनी पड़ेगी। पर इन युवाओं के लिए हम लोगों ने बहुत सब्र कर लिया है। एक्टिविटी हमारी कल बदलती है या परसों बदलती है, पर बदलेगी जरूर अगर ये नहीं माने। पर आप लोगों को तब तक बराबर सहयोग बनाए रखना है। अगर किसी के दिमाग में ये गलत फहमी है कि मैं घर पे रहता हूँ, लाइब्रेरी में रहता हूँ, कोचिंग जाता हूँ, पढ़ते रहता हूँ, तो अपना समय खराब मत करो, अपने माँ बापों का जो पैसा है उसको बर्बाद मत करो। उससे बढ़िया कोई काम धंधा ढूंढ लो और शुरू कर दो। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।